छात्रों, आज की कक्षा में आप जानेंगे न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका क्या है? यह है न्यायालय। तो छात्रों, इस अध्याय में आप जानेंगे कि न्यायपालिका क्या है। तो अध्याय 5 में दिखाया गया है न्यायपालिका। तो आप जानेंगे कि अखबार पर नज़र डालते ही आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक मिलने लगती है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमें इन अदालतों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसा कि आप इकाई 2 में पढ़ चुके हैं कि हमारे देश में कानून का शासन चलता है, तो इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं, और तब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है, और कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। और इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहाँ पर जो है न्यायिक नागरिक न्याय के लिए जा सके। और भारत सरकार का जो है एक अंग होने के नाते न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। और यह जो है इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि यह स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब होता है? क्या आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच कोई संबंध है? तो इस अध्याय में आपको इन सवालों का जवाब मिलेंगे। यह है न्यायालय, दिल्ली का सर्वोच्च न्यायालय। तो सबसे पहले आते हैं न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है। तो अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती है, और वे यह तय कर सकती है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारा पर फैसला दे सकती है। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती है। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला है विवादों का निपटारा। न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवाद को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। न्याय समीक्षा, संविधान की व्यवस्था का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। और इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे पर उल्लंघन करता है, तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्याय समीक्षा कहा जाता है। तो छात्रों, कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन क्या है? तो अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। उदाहरण के लिए कक्षा 7 की किताब में आपने हाकिम शेख के बारे में पढ़ा था। तो खेतिहर थे वे चलती हुई ट्रेन से गिरकर घायल हो गए थे। जब कई अस्पतालों ने उसका इलाज करने से इनकार कर दिया तो उसकी हालत काफ़ी खराब हो गई थी। और इसी मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला लिया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है, और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। फलस्वरूप न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह अस्पतालों की लापरवाही के कारण हाकिम शेख को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे। और सरकार को यह आदेश भी दिया गया कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करे, और उसमें आपात स्थितियों में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो छात्रों, इस तरह जो है भारत का ये सर्वोच्च न्यायालय है जहाँ फैसला दिया गया। और ये जो है कुछ बॉक्स जो है खाली स्थान जिसे आप भरने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद है स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। तो कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता ने अपने परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया, और आप एक ऐसी ही व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला कर सकते हैं। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत कर दिखाई देता है। तो नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है, उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते हैं।
और स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाए। तो हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के प्रयास किया है, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसलिए हमें संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है और इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि यह हमारे संविधान की एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं है, न ही वे सरकार की ओर से काम करती है। शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्तियों में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल नहीं हो और इसलिए एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो न्यायपालिका की यह स्वतंत्र अदालतों को भारी ताकत देती है और इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है और न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। तो छात्रों, भारत में अदालतों की संरचना कैसी है? तो हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती है। निचले स्तर पर जो है बहुत सारी अदालतें होती है। सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। तो प्रत्येक जिला में एक अदालत होता है और ये अदालतें जो है आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर किसी शहर में होती है। ये बहुत तरह के मामलों में सुनवाई करती है और प्रत्येक राज्य जो है जिलों में बांटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है और प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है और यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है और उच्च न्यायालयों के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है और देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मानना पड़ता है। तो छात्रों, ये त्रिभुज के आकार पर दिखाया गया है। जो सबसे नीचे में है वह जिला अदालत है, बीच वाला जो है वह राज्य का अदालत है और सबसे ऊपर वाला जो है वह सर्वोच्च न्यायालय है, दिल्ली की अदालत। छात्रों, ये दिखाया गया है मद्रास का उच्च न्यायालय, मद्रास राज्य का। तो उच्च न्यायालय जो है, न्यायालय की स्थापना सबसे पहले जो है 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में किया गया था और तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ और आज देश भर में 25 उच्च न्यायालय है। बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय है, जबकि पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। दूसरी तरफ जो है पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है। जनवरी 2019 में आंध्र प्रदेश में अमरावती और तेलंगाना, हैदराबाद में अलग अलग उच्च न्यायालय की व्यवस्था किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नज़दीकी पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों के राज्य के अन्य हिस्सों में खंडपीठ बेंच भी है। तो क्या विभिन्न स्तरों की ये अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई है? जी हाँ, भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है और इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों का मानना पड़ता है और इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उसे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है और अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए मुकदमे पर विचार करें। और यह राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एक अन्य मुकदमा है जो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया।
तो 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया था और वे दिल्ली में नए फ्लैट में रहते थे जहां लक्ष्मण के भाई और उसके परिवार भी रहते थे। 2 दिसंबर 1980 को सुधा के अस्पताल में मौत हो गई। वह जली हुई थी आग से। सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया और पड़ोसियों ने अपने बयान में कहा कि दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी और मामला जानने के लिए बलपूर्वक लक्ष्मण के घर घुसे। वहां उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी में आग की लपेट उठ रही थी। उन्होंने सुधा को एक बोरे में कंबल में लपेटकर आग बुझाई और सुधा ने उन्होंने बताया कि उसकी सास शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने कहा कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे। उसकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए। वे अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी मां ने कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी, तभी उसकी साड़ी में आग लग गई और इसी बीच उसका मृत्यु हो गया। तो निचली अदालत में लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया गया। तीनों को मौत की सजा सुनाई गई। 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की। दोनों तरफ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी। वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र को तीनों को बरी कर दिया गया। शायद आपको कक्षा 7 की किताब में महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र निबंध याद होगा। उसमें आपने पढ़ा था कि 1980 के दशक में देश भर में महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और उन्हें इस बात पर दुख था कि अदालतें जो है इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही है। तो उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले जागरूक महिलाओं की काफ़ी परेशानी कर दिया। उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन किए और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर कर दी और यह अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से दायर की गई थी। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय के लक्ष्मण और उसकी मां व भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू की। वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र और आरोपियों को बरी कर दिया गया और उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे और सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद का सजा दिया। विविध व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी है? तो दहेज हत्या यह मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। यह आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लोक से संबंधित मामलों को भी देखती है और फौजदारी और दीवानी कानून के बीच फर्क को समझने के लिए नीचे की तालिका दिया गया है। इस तालिका को आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो छात्रों, इसमें भी एक दिखाया गया कि क्या हर व्यक्ति अदालत के शरण में जा सकता है। हर व्यक्ति जो है वह अदालत के शरण में जा सकता है यदि उसे उत्पीड़न किया जा रहा है तो भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों में शरण में जा सकते हैं। प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से ज़्यादा मांगने का अधिकार है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है कि न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्यायालय की अदालत में जा सकता है और अदालत की सेवाएं जो है सभी के लिए उपलब्ध है। लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है, क्योंकि कानून प्रक्रिया में न केवल काफ़ी पैसा और कागजी कार्रवाई को ज़रूरत पड़ती है बल्कि उसमें समय की बहुत लागत होता है।
और अगर कोई गांव अपनी पढ़ना लिखना नहीं चाहता, नहीं जानता और उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी में चलता है तो अदालत में जाने में और इंसाफ पाने की उम्मीद के लिए बहुत मुश्किल होता है। 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL की व्यवस्था विकसित की थी और इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया है। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसी लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार टेलीग्राम को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किया गया। कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का ही इस्तेमाल किया गया था। तो छात्रों, क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का जो भोजन मिड डे मील दिया जाता है उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी। और दाईं ओर जो दिए गए चित्रों को देखें और नीचे के दिए गए विवरण को भी आप पढ़ें और जाने। ये दिखाया गया है मिड डे मील का जो है चित्र दिखाया गया है बच्चों को जो स्कूल में दिया जाता है। तो छात्रों, इस प्रकार आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्यायालय तक पहुंचना होता है और अदालतें जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाती है, जैसा कि आपने उपभोक्ता उदाहरण में देखा है। और अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। इसलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि यह दोपहर के भोजन भी योजना मिड डे मील सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। उदाहरण के लिए गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को मानना है कि बस्तियां या झुग्गियों झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के फैसले पुराने फैसलों के विरोध है और हाल के फैसलों में झुग्गी बस्तियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है। तो इस प्रकार जबकि पहले वाले फैसले जैसे 1985 में ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई का नगर निगम के मुकदमों में दिए गए फैसला में झुग्गी बस्तियों की आजीविका पहुंचाने का प्रयास किया गया था और न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतों जो है कई साल लगा देती है और इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर यह कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल होना के बराबर होता है। इसके बावजूद इस बात में इनकार नहीं किया जा सकता है कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और न्यायपालिका ने कार्यपालिका विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की को जो है सुरक्षा की है। संविधान सभा में सदस्यों के एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह स्वतंत्र हो और यह हमारे लोकतंत्र को एक बुनियादी पहलू है। तो छात्रों, इस चैप्टर का ये अभ्यास है जिसे आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। और ये जो है त्रिभुज आकार का दिखाया गया है। अदालत 3 प्रकार की होती है, निचली अदालत, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय।
छात्रों अगले चैप्टर फिर आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।